Good afternoon, class. Today is my lecture on sterilization of anesthesia equipment. तो आज हम लोग एनेस्थेटिक प्रोसीजर में यूज होने वाले जो इक्विपमेंट हैं उसको स्टेरिलाइज कैसे किया जाता है, कौन कौन से मॉडलिटीज हैं, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इंट्रोडक्शन पहले समझ लेते हैं। एनेस्थेटिक इक्विपमेंट इज एक्सपोज्ड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स from multiple sources during routine use. तो एनेस्थेटिक इक्विपमेंट हमारे डेली यूज में, क्योंकि सर्जरी डेली बेस पे होती है, ठीक है, तो डिफरेंट सर्जरी होती है, तो उसमें वेरियस टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म इक्विपमेंट पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो एनेस्थेटिक इक्विपमेंट माइक्रो ऑर्गेनिक्स के से एक्सपोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उन्हें स्टेरिलाइज करने की जरूरत पड़ती है ताकि वो कंटामिनेट, क्योंकि कंटामिनेट हो जाता है तो डिकंटामिनेट करना पड़ता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर आर एसेंशियल टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हॉस्पिटल केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। तो हॉस्पिटल केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर अपनाने चाहिए, जिससे डिजीज के स्प्रेड होने के रिस्क कम से कम हो। ऑल यूज्ड इक्विपमेंट शुड बी कंसीडर्ड कंटामिनेटेड एंड एप्रोप्रिएटली डिसइंफेक्टेड प्रायर टू रीयूज। तो कोई भी एनेस्थेटिक इक्विपमेंट फिर से एक सर्जरी होने के बाद अनदर सर्जरी में यूज होने से पहले प्रॉपर स्टेरिलाइज होना चाहिए। इंक्रीजिंग टेंड टुवर्ड यूज ऑफ डिस्पोजेबल और सिंगल यूज इक्विपमेंट। जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है डिस्पोजेबल्स का और सिंगल यूज सिरिंज का, वैसे चांसेस कम होते जा रहे हैं इन्फेक्शन स्प्रेड होने के। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। एनेस्थेटिक इक्विपमेंट को प्रायर सर्जरी एक बार स्टेरिलाइज कर लेना होता है। डेफिनेशन डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? केमिकल जर्मिसाइड फॉर्मुलेटेड टू बी यूज्ड ऑन इंटीमेट ऑब्जेक्ट्स। जो भी इंटैक्ट है माइक्रोब से, उस तरह के जो इक्विपमेंट है उसका केमिकल जर्मिसाइड के थ्रू हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं। द EPA क्लासिफाइड देम एज विद और विदाउट ट्यूबरकुलोसिडल एक्टिविटी। मैकेनिकल इंडिकेटर्स, फिजिकल इंडिकेटर या मॉनिटर कौन कौन से होते हैं? स्टेरिलाइजर कंपोनेंट दैट रिकॉर्ड टाइम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन साइकिल। तो मैकेनिकल इंडिकेटर वो होते हैं जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान उसका टाइम ड्यूरेशन, उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर को मॉनिटर कर रहे हैं, वो मैकेनिकल इंडिकेटर होते हैं। स्टेरिलाइजेशन क्या है? प्रोसेस कैपेबल ऑफ रिमूविंग और डिस्ट्रॉइंग ऑल वायबल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग बैक्टीरिया exposed to and acceptable sterility assurance level। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को कंफर्म करने के लिए स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कराया जाता है, जिसमें सभी तरह के ऑल वायबल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, किसी भी तरह के माइक्रोबियल, चाहे फंगस है, चाहे बैक्टीरिया, चाहे पैरासाइट है, उसे रिमूवल किया जाता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है। स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल SL क्या होता है? प्रोबेबिलिटी दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव आफ्टर टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस SL ऑफ 10⁻⁶ इंडिकेट स्टेराइल आइटम। तो स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल SL जो पैरामीटर है, इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि टर्मिनल लेवल पे हमारा स्टेरिलाइजेशन कितना हुआ है या कितना सक्सेसफुल हमारा स्टेरिलाइजेशन हुआ है, ये पता चलता है।
लेवल ऑफ दिस इन्फेक्शन, ऑर्गेनिजम्स, स्टेरिलाइजेशन और जर्मिसिडल लेवल। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे सारे माइक्रोब्स, जितने भी बैक्टीरिया और वायरस हैं, ठीक है, और वहाँ जर्मिसिडल लेवल और स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो जो हमारे लिपिड ऑफ मीडियम साइज वायरस और वेजिटेटिव बैक्टीरिया है और फंगस जो लो लेवल डिसइंफेक्टेंट है, नॉन लिपिड और स्मॉल वायरस है, पोलियो वायरस, राइनो वायरस के इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेड है, और बैक्टीरिया स्पोर्स माइकोबैक्टीरिया नहीं, ठीक है, माइकोबैक्टीरिया और नॉन लिपिड और स्मॉल वायरस इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट है, और बैक्टीरिया स्पोर्स हाई लेवल डिसइंफेक्शन की जरूरत होती है, ठीक। ये तो लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन हो गया। ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोस्ट रेजिस्टेंस कौन से होते हैं? प्रायॉन्स, बैक्टीरियल स्पोर्स, माइकोबैक्टीरिया, नॉन लिपिड और स्मॉल वायरस, उसमें पोलियो, राइनो वायरस और फंगस हो सकते हैं। वेजिटेटिव बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस, साल्मोनेला, लिपिड और मीडियम साइज वायरस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पीज वायरस। ये मोस्ट रेजिस्टेंट है और ये लीस्ट रेजिस्टेंट है। क्रिटिकल इक्विपमेंट कौन से हैं? ड्यूरिंग एनेस्थेटिक प्रोसेस क्रिटिकल इक्विपमेंट कौन से हैं? हमारे शरीर से स्कार्पेल हो गई, और जितने भी मेटल और प्लास्टिक वेयर यूज होते हैं, और ये तो क्रिटिकल इक्विपमेंट हो गए, और ये सेमी क्रिटिकल ईटी ट्यूब, एनजी ट्यूब, ठीक है। ये हमारे सेमी क्रिटिकल इक्विपमेंट में आते हैं। नॉन क्रिटिकल में हमारे स्टेथोस्कोप, बीपी कप और पल्स ऑक्सीमीटर और लैरिंगोस्कोप, ठीक है, एनेस्थीसिया मशीन, ये हमारे नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट में आते हैं। इन्हें स्टेरिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टेजेस इन प्रोसेसिंग ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को क्लीनिंग के प्रोसेस कौन से हैं? क्लीनिंग एंड decontamination, then if required disinfection and sterilization। दो स्टेज है, पहला है क्लीनिंग एंड कंटामिनेशन, उसके बाद अगर रिक्वायर्ड है तो डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। क्लीनिंग क्या है? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन डिकंटामिनेशन प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बिटवीन पेशेंट। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, एक पेशेंट से किसी स्टाफ में स्प्रेड होने से बचाता है, ठीक है, क्लीनिंग। तो ये डिकंटामिनेशन का एक स्टेप है क्लीनिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं क्लीनिंग के? तो रिड्यूस बायोबर्डन, तो रिमूव पायरोजेंस, टिश्यू फ्रैगमेंट्स एंड ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स which may be toxic to the patient and interfere with decontamination। तो जो हम डिकंटामिनेट कर चुके हैं वो इसके कांटेक्ट में आने पर पायरोजेंस और टिश्यू फ्रैगमेंट्स और ऑर्गेनिक जो डिपॉजिट्स हैं, जो पेशेंट का एक्सक्रीटा है या टिश्यू है, उसके कांटेक्ट में आने पर ये इंस्ट्रूमेंट हमारे डिकंटामिनेशन उनका डिस्टर्ब हो सकता है, तो कंटामिनेट हो सकते हैं, इसलिए तो कंटामिनेट ना होने पाए उससे हमें क्लीनिंग की जरूरत तभी पड़ती है, इससे हमारा डिकंटामिनेशन बना रहे और कंटामिनेट ना कर पाए। तो प्रिवेंट क्यूमुलेटिव डिटेरियोरेशन ऑफ इक्विपमेंट टू मीट हाइजीनिक एनेस्थीसिया स्टैंडर्ड। तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन है एनेस्थीसिया का, ठीक, और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन है, इससे किसी भी तरह की कोई जिससे किसी तरह की कोई घटना ना होने पाए पेशेंट के साथ,
water temperature should not exceed 45 degree centigrade because higher temperature cause proteinaceous soil to coagulate. एम क्या है हमारा क्लिनिकल टू रिमूव रिटेन सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक सॉइल। तो रिटेन सॉल्ट को हटाना और रिमूव करना और ऑर्गेनिक सॉइल जो उसे रिमूव करना, ये हमारा एम है। विच कैन इनएक्टिवेट केमिकल जर्मिसाइड और प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन। तो रिटेन सॉल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल को रिमूव करना इसलिए जरूरी है जिससे कि हमारा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस बना रहे। प्रोसीजर immersible item can be cleaned under water with or without detergent for at least 3 minutes to prevent aerosolization of organisms, and those not immersible can be cleaned with cloth soaked in detergent and water। तो प्रोसीजर में हमारा क्या है, immersible आइटम जो होते हैं उन्हें वाटर के थ्रू या वाटर के साथ या विदाउट डिटर्जेंट कम से कम 3 मिनट तक प्रिवेंट करना चाहिए एरोसोलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड नॉट इमर्सिबल कैन बी क्लीन विद द क्लॉथ्स सोक्ड विद डिटर्जेंट। ठीक है। स्टेनलेस स्टील और अदर मेटल डिवाइसेस शुड नॉट बी सोक्ड इन सलाइन और सोडियम हाइपोक्लोराइड बिकॉज़ द क्लोराइड आयन विल कॉज द मेटल टू कोरोड। स्टेनलेस स्टील के या मेटल के डिवाइस है उन्हें सलाइन और सोडियम हाइपोक्लोराइड में नहीं यूज करना चाहिए, जिससे कि मेटल में कोरोसिवनेस ना आने पाए, ठीक, क्लोराइड आयन ना बन पाए। डिसअसेंबली डिवाइसेस मस्ट बी डिसमेंटल्ड, मतलब डिसमेंटल में उन्हें अलग अलग करके रखना चाहिए। Initial soaking in protein dissolving solution can prevent blood coagulation on the device and remove gross debris। तो इनिशियल सोकिंग करने से क्या होगा, प्रोटीन डिसॉल्विंग सॉल्यूशन क्या करेगा, ब्लड कोagulation को प्रिवेंट करेगा, जिससे डिवाइस पे सेल डेब्रिस बने रहेंगे। लेटर दे शुड बी थ्रॉटली स्क्रब इनसाइड और आउट, बाद में स्क्रब करके वॉश आउट करना है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग जॉइंट्स कर्व्स ल्यूमेंस कैन बी क्लीन्ड बाय अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग आफ्टर ग्रॉस सॉइल हैज बीन रिमूव्ड। ग्रॉस सॉइल रिमूव करने के बाद इंस्ट्रूमेंट को के जॉइंट्स क्रेवाइसेस ल्यूमेंस को अच्छी तरह से अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग कर देना चाहिए। In an ultrasonic cleaner, high frequency sound wave passing through the solvent produce bubbles which collapse on themselves, generating tiny soft wave which removes such debris। तो अल्ट्रासोनिक क्लीनर क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव पास होती है सॉल्वेंट के थ्रू और वहाँ बबल फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है और बबल्स कोलैप्स हो जाते हैं, बाद में उससे क्या होता है टाइनी सॉफ्ट वेव, बबल्स के कोलैप्स होने से क्या होता है टाइनी सॉफ्ट वेव जनरेट होता है जो सेल डेब्रिस को रिमूव करता है। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग टैंक आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ साइजेस। तो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग टैंक भी अवेलेबल होते हैं अलग अलग साइज के, जिसमें टाइम 3 to 6 मिनट का सेट होता है। आफ्टर क्लीनिंग क्लीनिंग शुड बी परफॉर्म, क्लीनिंग के बाद क्लीनिंग करना चाहिए, जिससे क्या होता है सॉइल रिमूव हो जाए और रेसिडुअल डिटर्जेंट और जो बचा हुआ डिटर्जेंट वो वॉश हो जाए। ल्यूमेंस एंड चैनल शुड बी वेल फ्लश ड्यूरिंग ईच रिंस। तो अच्छी तरह से डिटर्जेंट को रिमूव कर देना चाहिए। क्लीन आइटम शुड बी टॉवल और एयर ड्राई। जो जिन इंस्ट्रूमेंट को हमने इक्विपमेंट को क्लीन किया उसे टॉवल से और एयर ड्राई करना चाहिए। डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन मेथड कौन से हैं? It is high level disinfection process. It can't kill all spores and virus, so it is recommended where absolute sterility is not required। तो पास्चुराइजेशन क्या होता है? डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन
पॉस्चराइजेशन क्या होता है? इट इज हाई लेवल डिसइंफेक्शन प्रोसेस। तो ये पॉस्चराइजेशन क्या है? हाई लेवल डिसइंफेक्शन प्रोसेस है। इट कांट किल ऑल स्पोर्स एंड वायरस। तो ये सभी प्रकार के स्पोर्स वायरस को किल नहीं कर सकता। सो इट इज रिकमेंडेड वेयर एब्सोल्यूट स्टेरिलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये 100% रिकमेंडेड नहीं है। द इक्विपमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर at an elevated temperature of 80 degree centigrade for 10 minutes or 70 degree centigrade for 30 minutes. पॉस्चराइजेशन में क्या होता है? इक्विपमेंट क्या होते हैं? 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 से मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट और 70 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट तक उसे पॉस्चराइज किया जाता है। यूज फॉर ब्रीथिंग ट्यूब्स, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं पॉस्चराइजेशन में? ब्रीथिंग ट्यूब्स हो गए, इधर वाइट भाग सकते हैं, ट्राइकियल ट्यूब्स हो गए, फेस मास्क एंड एयरलेस, लैरिंगोस्कोप, प्लेट्स, स्टाइलस, वाइट ब्लॉक्स, वाइट अडाप्टर्स, वेंटिलेटर्स, बेलोस। ठीक है। एडवांटेज क्या होता है पॉस्चराइजेशन का? सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, कम खर्च वाला है, रिलायबल है, नो टॉक्सिक फ्यूम, किसी भी तरह का कोई टॉक्सिक फ्यूम नहीं डेवलप होता है वहाँ पे, प्रोड्यूस होता है। लोअर टेम्परेचर इज लेस डैमेजिंग टू इक्विपमेंट। तो टेम्परेचर लो होने के कारण जो इक्विपमेंट है उसके डैमेज होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? स्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट इज वेट एंड मस्ट स्टिल बी ड्राइड एंड पैकेज्ड ड्यूरिंग व्हिच अगेन इट मे बी कंटामिनेटेड। तो डिसएडवांटेज है कि स्टेरिलाइज करने पर इसके इक्विपमेंट गीले रहते हैं तो उन्हें सुखाने की जरूरत पड़ती है, और सुखाने के बाद फिर उन्हें सुखाने के बाद आपको कंटामिनेट होने के इसके चांस रहते हैं। ठीक है। स्टीम स्टेरिलाइजेशन, जिसे ऑटोक्लेविंग कहते हैं, यूटिलाइजेस सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर। सैचुरेटेड स्टीम होती है जो एक इस पे प्रेशर भी होता है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड इनएक्सपेंसिव मेथड फॉर द स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। तो ये भी कम खर्चीला और मोस्ट वाइडली सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है ऑटोक्लेविंग। प्रिंसिपल क्या है ऑटोक्लेविंग का? एट सी लेवल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड when it is boiled in closed vessel at an increased pressure. The temperature at which it boils and forms steam will exceed 100 degree centigrade. Increases in the temperature depends on the pressure within the chamber. तो एक closed vessel होती है, उसके अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर की बॉइलिंग होती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वेसल क्लोज रहता है तो उसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। वेसल क्लोज रहता है, इस वजह से प्रेशर इंक्रीज होता रहता है और वहां पे स्टीम प्रोड्यूस होती है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है, एक्सीड कर जाता है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर डिपेंड ऑन द प्रेशर। तो अंदर का टेम्परेचर ऑटोक्लेविंग चैम्बर के अंदर का टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होता है। प्रेशर पर से हैज नो स्टेरिलाइजेशन इफेक्ट। इट इज द मॉइस्ट हीट दैट ब्रिंग्स अबाउट स्टेरिलाइजेशन। तो ऑटोक्लेविंग क्या मॉइस्ट हीट है? ये ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन मशीन है। एडवांटेज ऑफ ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग के क्या फायदे हैं? रिलायबल है, इसे ट्रस्ट किया जा सकता है, मोस्टली माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, स्पीड इसकी अच्छी है, गुड पेनिट्रेशन पावर है इसके पास, इकोनॉमी है, सस्ता है, इजी टू यूज है, एब्सेंस ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स और रेसिड्यूज। इसमें भी कुछ किसी भी तरह का कोई माइक्रोब का रेसिडुअल पार्ट नहीं बचता है और एब्सेंस ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट भी नहीं रहते हैं। मटेरियल कैन बी प्री-पैक्ड एंड केप्ट स्टेराइल अंटिल यूज्ड। जब तक यूज नहीं होता तब तक मटेरियल प्री-पैक्ड रहता है इसमें। नो हार्म टू द एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं है। एटलीस्ट वन ऑटोक्लेव इज अवेलेबल इन मॉडर्न मार्केट। तो ऑटोक्लेव मशीन होना कंपलसरी होती है। इसका डिसएडवांटेज है many pieces of equipment are damaged if subjected to steam। तो स्टीम करते समय इक्विपमेंट के कुछ पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। ब्लंट द कटिंग एज, जो नाइफ है या कोई ब्लेड है उसका कटिंग एज क्या ब्लंट हो सकता है ऑटोक्लेविंग के दौरान।
मेटल सरफेस पे कोरोजन क्या हो सकता है एंड शॉर्टेन द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की लाइफ कम हो सकती है। केमिकल स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? यूटिलाइजेस लिक्विड केमिकल एजेंट्स यूजफुल फॉर हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट परफॉर्म बाय सोकिंग द आइटम इन द सॉल्यूशन, किल द ऑर्गेनिज्म बाय कोagulation, alkalization of protein, enzymatic degradation and lysis of cell membrane। तो लिक्विड केमिकल एजेंट क्या होते हैं? जो हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट है उसमें यूज होते हैं केमिकल स्टेरिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? सॉल्यूशन में सोक किया जाता है इक्विपमेंट को, जिससे क्या माइक्रोब्स किल हो जाते हैं और उसके माइक्रोब्स के एंजाइम जो है डिग्रेडेशन हो जाता है और सेल लाइसिस हो जाती है। ठीक है। ब्यूटाइल एल्डिहाइड C6 it is a saturated dialdehyde used in 1% concentration but highly effective in 2% concentration। तो 1% से लेकर 2% concentration में यूज किया था ब्यूटाइल एल्डिहाइड को। हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है ये ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो ये स्पोर्स को भी किल कर देता है, कि स्पोर विद इन 3 आवर्स 3 घंटे में स्पोर्स को किल करता है एंड वायरस विद इन 10 मिनट, और वायरस को 10 मिनट में किल कर देता है। वाइटली इसको लॉस ऑफ एक्सीलेंस जर्मिनेशन, तो इसको वाइटली ब्यूटाइल एल्डिहाइड को वाइटली यूज करते हैं क्योंकि ये एक्सीलेंट जर्मिनेशन इफेक्ट है, इसके पास प्रॉपर्टी है। एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नॉन मोलुसिनेस एंड नॉन कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोटीनेशियस मटेरियल, इट हैज extensive shelf life, can be used as long as 30 days after activation। Hydrogen peroxide high level disinfection can be achieved in 30 minutes using 7.5% solution। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 7.5% सॉल्यूशन 30 मिनट तक यूज किया जाता है बैक्टीरियल और वायरोसिडल और स्पोंजिडल एंड फंगिसाइडल प्रॉपर्टी देखने के लिए। रैपिडली loses effectiveness when exposed to heat and light and require careful storage। तो केयरफुली इसको स्टोर करने की जरूरत होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर 3% सॉल्यूशन इज लो लेवल डिसइंफेक्टेंट यूज फॉर प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। तो 3% सॉल्यूशन जो लो लेवल का डिसइंफेक्टेंट प्लाज्मा लेवल तक स्टेरिलाइजेशन करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? इट इज अ हाईली टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल गैस। फॉर्मेल्डिहाइड क्या हाईली टॉक्सिक और ज्वलनशील गैस है, फ्लेमेबल गैस है that has been used as disinfectant in both liquid formalin and gaseous state। तो इसे लिक्विड फॉर्म और गैसियस स्टेट दोनों में यूज किया जा सकता है। ऑल द फॉर्मलिन इज हाईली लेवल डिसइंफेक्टेंट। तो हाई लेवल का फॉर्मलिन हाई लेवल का डिसइंफेक्टेंट यूजेस आर लिमिटेड बाय पंजेंट ओडर एंड फ्यूम्स। तो इसकी स्मेल पंजेंट होने के कारण इसे लिमिटेड यूज किया जाता है। एनालिसिस इंडिकेट्स दैट फॉर्मल्डिहाइड इज पोटेंट सैनिटाइजर एंड प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक। तो फॉर्मेल्डिहाइड कार्सिनोजेनिक हो सकता है, इसलिए इसे लिमिटेड यूज किया जाता है। फिर क्लोरीन कंपाउंड इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट है, एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस दोनों में वर्क करता है, लेकिन स्पोर्स को किल नहीं कर पाता है। अवेलेबल बोथ इन लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में क्लोरीन अवेलेबल है। मोस्ट प्रायोरिटी सबसे ज्यादा यूज होता है इनएक्सपेंसिव एंड फास्ट एक्टिंग। तो ये सस्ता विकल्प है और फास्ट एक्टिंग काम करता है। 50 ppm नेगेटिव बैक्टीरिया, 100 ppm फंगस में 200 ppm मोर वायरस इंक्लूडिंग HIV, 500 ppm फॉर HPV एंड 1000 ppm हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। 1:5 to 1:10 डाइल्यूशन विल डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स आफ्टर एन एक्सपोजर टाइम 1 hour, 1 घंटे तक इसे एक्सपोजर से माइक्रोब्स किल हो जाते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।